तो हत्या जो मीडिया के सामने करवाया गया, लाइव कैमरा के सामने, लोकतंत्र ऐसे ही किस्तों में ख़त्म कर रहा है सरकार। किसी अपराधी को आप अगर पुलिस ले जाती है तो रास्ते में रोक करके मीडिया से बाइट दिलवाती है क्या? हम लोगों से ज़्यादा आंदोलन करता कौन है? सर, बात सरकारों पर नहीं, बात सरकारों पर, सीधे सवालों का सीधा जवाब सर। किस चैनल पर कौन सा न्यूज़ फ्लैश करेगा, ये पीएमओ से आ रहा है। तो ये तो सीधे सीधे देश को जर्मनी, जो हिटलर के समय का जर्मनी था, उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के होटल ताजवार में, जहां आयशा 3 दिन की एक मीटिंग और बैठक रखी गई है आयशा की तरफ से, और उसी के तहत हमारे साथ पालीगंज के विधायक मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग की क्या एजेंडे हैं और क्यों ये मीटिंग सीवान में रखी गई है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सेट। शुक्रिया जी, बताया जाए सर मीटिंग के बारे में। देखिए, मीटिंग तो 2 दिनों की हम लोग की बैठक है राष्ट्रीय परिषद की, और आज हम लोगों ने एक सभा किया, ओपन सेशन किया, जिसमें कॉमरेड चंद्रशेखर की ये धरती है सिवान, और कॉमरेड चंद्रशेखर के सपनों के भारत के निर्माण के लिए देश के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इस पर एक आज सभा हम लोगों ने किया, जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, कई शिक्षक लोग थे और कई सारे वक्ता थे। तो बातचीत आज हुई। कल हम लोग की बैठक होगी राष्ट्रीय परिषद की। सर, चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर के सपने क्या थे? तो ये कॉमरेड चंदू ने बहुत साफ साफ ये कहा था कि उनका सपना है भगत सिंह की तरह ज़िंदगी और चे गुवेरा की तरह मौत। तो भगत सिंह की तरह ज़िंदगी जब वो कह रहे हैं तो मतलब साफ है कि भगत सिंह जिस मकसद के लिए ज़िंदा थे, जिस तरह के देश का निर्माण चाहते थे, जो बराबरी पर, बंधुत्व पर और न्याय पर टिका हुआ हो। क्या देश में अभी की जो परिस्थिति है, जो अभी हाल फिलहाल में यूपी में जो हालात गुजरे हैं, उसको लेकर के कह सकते हैं कि चंद्रशेखर के बताए हुए जो वक्तव्य थे उस पर देश चल रहा है? नहीं, निश्चित तौर से नहीं, बल्कि उनके सपनों की तो हत्या हो रही है। बीजेपी संविधान की शपथ खा करके भले ही सरकार में बैठी, लेकिन सरकार में बैठने के बाद तो हर दिन संविधान को ख़त्म करना चाहती है। कहीं भी संविधान ये नहीं कहता है कि कोई भी राज्य अपने किसी तरह का नीति धर्म के आधार पर बनाएगा, लेकिन आप देखिए, एक के बाद एक इस देश के भीतर तमाम नीतियां धर्म के आधार पर बन रही है। देश में हिंसा और उन्माद को खुल करके सरकारें संरक्षण दे रही है। यहाँ तक कि जो संवैधानिक संस्थान थे उनको लगा दिया गया है नफरत भड़काने के लिए। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या स्थिति है, उसमें किस तरह के डिबेट चल रहे हैं, उनका पूरा ओरिएंटेशन किस तरह का है। तो ये तो सीधे सीधे देश को जर्मनी, जो हिटलर के समय का जर्मनी था, उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश है। और जो उत्तर प्रदेश की आप बात कह रहे हैं, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कई सारे क्रिमिनल तो आज भी हैं, लेकिन वो नहीं, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप धर्म के आधार पर चिन्हित किसी को करते हैं, उसके खिलाफ पहले आप एक कैंपेन चलाते हैं। कोर्ट में जब उनके खिलाफ निर्णय आता है तो वहाँ माँ बहन की गालियाँ दी जाती है वकीलों की तरफ से, सरकार कोई एक्शन नहीं लेता है, और जानबूझ करके प्लान्ड तरीके से उनकी हत्या हो जाती है। तो हत्या जो मीडिया के सामने करवाया गया, लाइव कैमरा के सामने, ये तो एक मैसेज देने की कोशिश है। देश में इस तरह के हालात कभी नहीं थे, कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं। पुलिस कस्टडी में कोई विक्टिम हो, और उसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन के सामने अगर आदमी अपने आप को सिक्योर ना महसूस करे, मीडिया जहां कवरेज कर रही है वहां सिक्योर ना महसूस करे, कोर्ट के शरण में जाने के बाद महफूज ना महसूस करे, तो कहाँ महफूज करे? निश्चित तौर से देखिए, देश में पहली घटना ये है, पहली बार ऐसा हुआ। और मोदी सरकार जितने तरह की हमला कर रही है, वो तमाम हमले तो पहली बार ही देश महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा बेरोज़गारी का दर कभी नहीं था, शिक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा शार्प अटैक कभी नहीं था। हर चीज़ ये सरकार पहली बार कर रही है। तो पहली बार ये कर रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कुल मिला करके जो माहौल बन रहा है, जैसे कस्टडी में जो माने पुलिस की हिरासत में रहने के बावजूद एकदम क्लोज से जाकर के जैसे उनकी हत्या हुई, अतीक और उनके भाई की। अब देखिए, वहाँ के स्थानीय लोग तो कह रहे हैं, सच्चाई क्या है वो तो जांच की विषय है, लेकिन स्थानीय लोग यही कह रहे हैं कि भाई पुलिस की गाड़ी में बैठ करके ये लोग आए थे।
आप बताइए, कोई रात में 10 बजे किसी अपराधी को आप अगर पुलिस ले जाती है तो रास्ते में रोक करके मीडिया से बाइट दिलवाती है क्या? ये हुआ? तो ये तमाम चीज़ें सुनियोजित भी हो सकती है और ये इस मकसद से हो रहा है कि एक ख़ास तबके के अंदर डर का माहौल हम पैदा कर दें। तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारी हत्या हो सकती है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? निश्चित तौर से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कब करेंगे सर? कर ही रहे हैं भाई, हम लोग तो कर रहे हैं। आज का जो हमले का स्पीड है, अब देखिए किस तरह का स्पीड है, इस बात को समझना पड़ेगा। पहले की सरकारें और आज की सरकारें में सिर्फ गुणात्मकता का अंतर नहीं है। सर बात सरकारों पर नहीं, बात सरकारों पर, सीधे सवालों का सीधा जवाब सर। मैं आपकी जगह पर आ जाऊंगा, आप थोड़ा सब्र तो रखिए। मैं कह रहा हूं कि आज की जो टैक्टिस सरकार की है वो आपके सामने एक सप्ताह में 5 हमले कर रही है। हर एक सप्ताह में एक हमलों के सामने देश कुछ प्लान बनाए, कुछ संघर्ष करे, उससे पहले आपके सामने अगला हमला हो जा रहा है। यही तो हो रहा है। किसी मुद्दे को लेकर के देश यूनाइट ना हो सके, आपके ऊपर आज एक कानून लाया, तब तक आप कुछ यूनाइट कीजिए, कुछ आंदोलन कीजिए, तब तक दूसरा हमला, तब तक तीसरा हमला। तब तो क्या उस कानून से डर रहे हैं आप? कौन डर रहा है कानून से? कानून से डरते फिर कब उतरेंगे सर? क्यों कम्युनिस्ट पार्टी कब उतरे? आप कब उतरेंगे? हम तो उतर ही रहे हैं भाई, हम तो 24 घंटा उतरे हुए हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि सड़क पर उतर करके चंद्रशेखर के समय का जो माहौल था उस तरह का आंदोलन नहीं हुआ, इसका मतलब कि आयशा इस पर सक्रिय नहीं है। आयशा ने इसमें तो सवाल पूछेंगे सर। लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछेंगे लोग। तो लोग सही जगह भी तो सवाल पूछे कि सरकार का जो ओवरऑल हमला है उसके खिलाफ ही तो आज बैठक हम लोग किए। ये तो आपको जनता को समझाना ही पड़ेगा। पहले का समय नहीं, चंद्रशेखर की जब हत्या हुई तो जनता के समाज के भीतर कौन व्यक्ति था जो उसके हम हत्या के पक्ष में था? आज ये जो हत्या हुई है इसके पक्ष में पूरा उन्माद फैला हुआ कि नहीं फैला हुआ है? बीजेपी जो कांड कर रही है उसके लिए तो एक मास्क भी तो तैयार है, तो आपको तो पूरे मास्क को डील करना है। आप तो अकेले सिर्फ जाकर के बात नहीं कर सकते हैं। फिर राजनीति की बात आप कर रहे हैं। आप मेरी बातों को बड़ी आसानी से गोल गोल घुमा रहे हैं, सिर्फ राजनीति के चक्कर में। मैं एकदम स्पष्ट पूछ रहा हूं, क्या आयशा इस चीज़ को लेके देशव्यापी आंदोलन करेगी? देशव्यापी आंदोलन हम लोग कई मुद्दों पर करेंगे। इस एक अशरफ की हत्या हुई, अतीक की हत्या हुई, इसको लेकर के देश कर रहे हैं भाई। लोकतंत्र को क्या आप सामान समझ रखे हैं? लोकतंत्र एक सामान तो नहीं है। लोकतंत्र तो तमाम चीज़ों से मिल करके बना हुआ है और उन सारी चीज़ों पे जब हमला हो रहा है तो हम तो सब पे ही हम आवाज़ उठा रहे हैं, सब बात पे हम लोग बोल रहे हैं। हम लोगों से ज़्यादा आंदोलन करता कौन है? भाकपा माले से बिहार में ज़्यादा संघर्ष कौन किया है? कौन आंदोलन आज भी करता है? नहीं, लोकतंत्र पे हमला है, कई एंगल से हमला है। जैसे कई हमला तो आपको पता भी नहीं होगा, ये जनता को पता भी नहीं है। लोकतंत्र के ऊपर जो हमले हुए हैं, लोकतंत्र की जो हत्याएं हुई हैं, उसको कब बचाएंगे? हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, हम लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं आंदोलन। आपको क्या कहना है इसमें? देश में जितने मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, हम लोग लड़े हैं, जनता को एकजुट किए हैं, सड़क पर उतरे हैं, सदन में उतरे हैं। अभी बेगूसराय के भीतर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, हम लोग सड़क पर उतरे, आंदोलन किए। बीजेपी के लोग सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर इस तरह का बयानबाजी किए कि हम मुसलमानों से नागरिकता छीन लेंगे, हमने सदन के अंदर हंगामा किया। लोकतंत्र ऐसे ही किस्तों में ख़त्म कर रहा है सरकार। देश में जो लोग सेना की बहाली की तैयारी कर रहे थे उनको हटा करके 4 साल का कर दिया गया योजना। ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है। आप अपने आप को महफूज कीजिए, देश में कोई महफूज नहीं है। उससे पहले बिल्किस बानो के मामले में क्या हुआ था आप सुने हैं? इससे ज़्यादा जघन्य था कि नहीं वो था? तो आप तौलिए मत कि इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्किस बानो के नहीं, बिल्किस बानो के नहीं, सुनिए, कांड को नहीं मैं कह रहा हूँ, कांड से कंपेयर करते मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं कह नहीं रहा हूँ कि लोकतंत्र के कई एस्पेक्ट्स पे हमला है। एक तरफ आपका ईडी सीबीआई जो तमाम विपक्ष की आवाज़ों को खामोश कर रहा है कि ईडी सीबीआई का छापा सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रहा है, सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाने वाले लोगों को खामोश किया जा रहा है। इसके खिलाफ बोलना क्या लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना नहीं है? देश में रामनवमी के मौके पर दंगा फसाद में गरीबों को झोंका जा रहा है, उस पर आवाज़ उठाना लोकतंत्र को बचाने का मामला नहीं है। आप कह रहे हैं कि अतीक पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र में बार बार कह रहा हूँ कि एक वस्तु का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल सपना है जो संविधान ने हमको लोकतंत्र की तरफ ओरिएंट किया था। लोकतंत्र कोई प्राप्त किया हुआ सामान पहले भी नहीं था, उसकी तरफ हमारा ओरिएंटेशन था। देश कैसा होगा वो संविधान ने एक रास्ता बताया और वो क्रमशः लोकतांत्रिक होते जाएगा।
हिंदुस्तान कभी उस तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार हम हैं। आपको तो यही लग रहा है ना कि ऐसा होटल में बैठ के मीटिंग क्यों करा तो जिम्मेदार आप हो गए? नहीं, लोगों को सही बात बताना और उनको सही प्लान पे ला करके इस सरकार के खिलाफ एकजुट करना। बहुत कम पॉलिटिकल और बहुत कम इकोनॉमिकल कैपिटल हमारे पास होता है। हम लोग का एजेंडा बहुत साफ है। मास को जब तक आप ठीक नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के पास हथकंडे इतने ज़्यादा हैं, आपको लग रहा है कि अकेले हम प्रोटेस्ट कर देंगे तो मामला क्लीन हो जाएगा। वो पहले का समय नहीं रहा। अब अखबार जो छप रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अखबार जो छप रहा है उसका टोटल एडिटोरियल आ रहा है पीएमओ से। किस चैनल पर कौन सा न्यूज़ फ्लैश करेगा ये पीएमओ से आ रहा है। पीएमओ के अंदर आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। देश का आरबीआई उनके कंट्रोल में चला गया है। चुनाव आयोग उनकी जेब में है। तो लोगों का ब्रेन वॉश जिस तरीके से हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर लोग जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात कहने लगे हैं, मुसलमानों की हत्या के बाद लोग जश्न मना रहे हैं, तो उस मास से इंटरेक्ट करना, उस मास को समझना। हम अपने लिए दूसरे ग्रह से मास नहीं लेकर, जनता नहीं लेकर के आ रहे हैं। इसी जनता को हमको ठीक करना है, जो जनता आज बीजेपी और मोदी के पक्ष में खड़ी हुई है। कुछ ही लोग खड़े हैं लेकिन हैं, और वो लगातार पेनिट्रेट करना है नीचे की तरफ। उनके पास तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, वो अकेले नहीं है। इसलिए हम नीतीश के साथ चले गए। हमारे साथ हम इतने पार्टियों का गठजोड़ कर लिया, हम तो इतने ही पार्टियों का गठजोड़ किए हैं। बीजेपी ने तो जो गठजोड़ जितने बड़े पैमाने पर किया है, सीधे सीधे दिख रहा है देश को कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक ताकत से अडानी का मुनाफा है और अडानी के मुनाफे से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत है। ये जो गठजोड़ है, एक झटके में बीजेपी ऐलान कर देती है कि देश में हर जिले में उनका 5 स्टार ऑफिस होगा। हम तो एक झोपड़ी नहीं बना पा रहे हैं अपने ज़िलों में जहाँ पे हमारा संगठन है। तो तुलना नहीं है ना, सिचुएशन वो नहीं है जो 14 से पहले था। बदलेगी कैसे सर? बदलाव के लिए क्या करें? कैसे? जब आप जैसे पत्रकार सही चीज़ों का उद्घाटन करेंगे, सही चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे, और हम जैसे लोग लगातार जनता के बीच में जा कर के उनको सही बात बता करके सही जगह पे खड़ा करेंगे। लड़ाई आसान नहीं है। फासिज्म से दुनिया में जहाँ पे भी लड़ाई हुआ है, हिंदुस्तान तो आज अनुभव कर रहा है। ये तो दुनिया में पहला अनुभव नहीं है। 30 के दशक में जर्मनी ने अनुभव किया, इटली ने अनुभव किया, 40-50 के दशक में अमेरिका ने अनुभव किया। जनता को लगातार समझाना और जो इस फासीवादी निज़ाम के खिलाफ लोग हैं उनको एकजुट करना, ये आज का मेन टास्क है। आप कम क्यों लड़े, हम ज़्यादा क्यों लड़े, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जितना लड़ रहा है वो उतना लड़ेगा, लेकिन सही जगह पे लोग एटलीस्ट खड़े रहे। पिछले चुनाव में बीजेपी को कितना वोट आया था? कम वोट था। गैर बीजेपी पार्टियों को ज़्यादा वोट था, लेकिन तब भी बटे हुए लोग थे तो सरकार बना लिया उन लोगों ने। क्या लगता है कि 2024 में कुछ परिवर्तन आएगा? हम तो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये सरकार जाएगी, और सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बीजेपी को भी लग चुका है कि ये जाने वाले हैं। और इसी के कारण इनका हिम्मत इतना बढ़ गया कि अब किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाह रहे हैं, चुनी हुई सरकार को ख़त्म करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे ये और खुलेंगे। अभी कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि ये भी नहीं कहेंगे कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है इसलिए आपको हम जेल में डाल रहे हैं। तब वो कहेंगे कि आप हमारे खिलाफ सोचते हैं, आपके दिमाग में हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ है, हमें ऐसा लगता है इसलिए आप जेल में चलिए। ये भी स्थिति आएगी। तो उन तमाम स्थितियों का तो सामना करना पड़ेगा। हम आज सड़क पे नहीं उतरे, हम आज होटल में क्यों बैठ गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस दौर को हम समझे कि नहीं समझे, इस दौर की समझदारी को हम मासेस के बीच ले गए कि नहीं ले गए, वहाँ से चीज़ें तय होंगी ना। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी क्या लगता है आपको कि जो सिचुएशन बन गए हैं, जिस तरह के हालात दिनों दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, 2024 में जो इतनी सारी बिखरी हुई पार्टियां हैं, फिर वही बंदरबाट होगा, फिर एकजुटता नहीं आएगी और बीजेपी की सरकार फिर आ जाएगी? जितने आपको लग रहा है कि बिखरी हुई पार्टियां, उतनी बिखरी हुई असल में अब रही नहीं। 2019 में जो एनडीए था वो एनडीए अब नहीं रहा, बल्कि भाजपा के साथ किसी भी राज्य में कोई प्रमुख पार्टी अब नहीं बचा है। किसी राज्य में, एक बिहार में उनके पास जदयू था, चला गया। महाराष्ट्र में उनके पास शिवसेना था, वो भी दक्षिणपंथी पार्टी है, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी है, लेकिन वो भी नहीं टिक पाई। तो बीजेपी अभी अकेली पार्टी है और उनके साथ तमाम तरीके के संवैधानिक संस्थान को उसने अपने में जोड़ लिया। अथाह पैसा उसके पास है और वो एक एक करके जिस तरीके से विपक्ष पे हमलावर हो गई और राजनीतिक दुश्मनी के से ज़्यादा व्यक्तिगत दुश्मनी जिस तरीके से निकाला जा रहा है,
तो इसने मजबूर किया सभी पार्टियों को एकजुट होने के लिए। मैं वही कहता हूँ कि लोकतंत्र बचेगा तभी ना यहाँ पे बिहार में जदयू और राजद के बीच में लड़ाई होगी या जदयू और माले के बीच में लड़ाई होगी। लोकतंत्र की ज़मीन ही नहीं जब बचेगी तो हम क्या और आप क्या। तो इसीलिए अभी कौन खूंटा पर कौन गाय बांधेगा ये बात नहीं है, अभी खूंटा बचाने की लड़ाई है। जब खूंटा ही नहीं रहेगा तो गाय भैंस बांधिएगा कहाँ। तो ये मान के चला जाए कि विपक्षी इस बार एकजुट है। निश्चित तौर से वो तो दिख रहा है, वो तो आपको तमिलनाडु से लेकर के बंगाल तक, यूपी से लेकर के राजस्थान तक सब जगह तो एक जैसा एकजुट लोग हो रहे हैं। तो विपक्ष इस बार एकजुट रहेगा, ये विपक्ष की ज़रूरत है। और विपक्ष से ज़्यादा इसकी मांग जनता में, जनता के बीच में लगातार हम लोगों ने अपने लेवल पे जितनी हमारी क्षमता है हम लोग जनता के बीच में लगातार इस अभियान को चलाते रहें। एक एमएलए होने के नाते हम सिर्फ अपने पार्टी में गांव के बीच में जा कर के गली निर्माण की बात नहीं करते हैं लोगों से, हर जगह पे राजनीतिक बातचीत होती है लोगों से। तो मास को तो हम तैयार कर रहे हैं और मास का ही दबाव है कि आज सभी पार्टियों को भी एकजुट होना पड़ेगा। जो पार्टियां इस समय में भाजपा के खिलाफ एकजुट नहीं होंगी और अब अलग से अपना तबला बजाएंगी, उनको जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि ये समय माफ़ करने वाला समय नहीं रहेगा। 24 में अगर ये लोग दोबारा आ गए तो आप समझिए कि संभव है कि 29 का चुनाव ना हो देश में। ये कह दिया जाए कि अब हो गया एक बार चुनाव ख़त्म, अब देश खतरे में, अब चलिए यही सरकार अब चलेगी, कुछ भी हो सकता है। तो उस मुकाम पर देश पहुंचा हुआ है, तो उस मुकाम पे हम सब लोगों को गंभीर होकर के इन चीज़ों को समझने का और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात। शुक्रिया। तो आपने देखा पालीगंज के विधायक ने ये स्पष्ट तो किया है कि एकजुट होना है, एकजुट होकर के जो अभी बीजेपी की सरकार जिस तरीके से देश के ऊपर अपना लगातार दिनों दिन अत्याचार ईडी और दूसरे तंत्रों के माध्यम से फैला रही है, उस पर अंकुश लगाना है और उसको कहीं ना कहीं रोक करके 2024 के चुनाव जीतने हैं। वरना ऐसे भी दिन आ जाएंगे जब ये भी कहा जाना संभव हो सकता है कि अब इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, बीजेपी लगातार पार्टी बनी रहेगी। देखना अब यह होगा कि 2024 के चुनाव से पहले बाकी जो बिखरी हुई पार्टियां अभी तक नज़र आती थी वो कितना एकजुट हो पाती हैं और जो देश के जो मौजूदा हालात हैं जहां लोग अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद लोगों में जो एक डर बना हुआ है, लगातार आप देख सकते हैं जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, उसे देख करके हर आदमी लोकतंत्र को बचाने में विश्वास रखने लगा है। अब देखना यह होगा कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी क्या कुछ करती है और विपक्ष उसका कितना कड़ा मुकाबला करके देश को बचाने के ओर अग्रसर होता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसपन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।